या हेलो गाइस। जैसा मैंने आपको कहा था कि स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन पढ़ने के बाद हम लोग सेकेंड मेथड रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, जिसको हम लोग WDB मेथड कहते हैं, वो मैं लेके आऊंगा आपके सामने। तो ये आज का वीडियो इसी पे है और आज के स्लाइड्स सारे इसी पे हैं। वंस यू गो थ्रू ऑल द स्लाइड्स प्रॉपरली, तो फिर आपके ये जो कॉन्सेप्ट हैं परमानेंट क्लियर हो जाएंगे रिटेन डाउन वैल्यू मेथड का। और मैंने इसमें आगे चल के एसेट्स का सेल वगैरह भी कराया है। तो इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन जब सेल वगैरह होता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसा होता है, उसका जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है, उसका WDB कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीजें मैंने आपको इसमें समझाने की कोशिश की है। तो आप फुली कॉन्सेंट्रेट होके इसको आप पढ़ो और कॉपी पेन कैलकुलेटर लेके बैठो, इफ यू आर अलाउड फॉर कैलकुलेटर। अगर नहीं है तो आप सिंपल भी देख सकते हो। मैंने काफी ही ब्यूटीफुल्ली प्रेजेंट करने की कोशिश की है। होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। और चूंकि वीडियो यूट्यूब पे है तो फिर आप जितनी दफा चाहें उसको आप देख सकते हैं। चाहे वो आप CA फाउंडेशन के स्टूडेंट हों या 11th 12th के हों या किसी भी लेवल के हों, IPCC ये फाइनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट ये प्रॉब्लम करता है सब लोगों को। तो यहाँ मैंने उसको दिखाने की कोशिश की है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। राइट, यस। आप देखो कि ये यहाँ पर मैंने जो यहाँ लिया है, ये WDB मेथड मैंने लिखा है। इसका जो दूसरा नाम है मार्केट में जो चलता है, इसको आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं इसको। और एक और नाम से भी इसको जानते हैं मार्केट में। तो ये हो गया पहला WDB मेथड, दूसरा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, एंड थर्ड वन अगर आप चाहें तो इसको कह सकते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो अलग अलग ऑथर अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से इसको पॉइंट आउट करते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। राइट, यस। तो ये नाम मैंने बताया आपको, ये आपका हो गया। तो पहला आप कह सकते हैं कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड, सेकंड हम कह सकते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और थर्ड कह सकते हैं हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये तीन नाम से इसको पुकारते हैं। अब इस मेथड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, लेट अस गो थ्रू दैट। राइट, यस। तो मैं ये वन बाय वन करके आपको यहाँ पे समझाता हूँ। लेट मी इरेज इट। या तो अब देखो इसमें सबसे पहला क्या है, इट इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ये बहुत सारे जो मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का, उसमें से ये भी एक मेथड है। आगे लिखा, अंडर दिस मेथड, इस मेथड में डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर, गौर करेंगे आप, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर इज कंप्यूटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। और पिछले वीडियो में मैंने ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर काफी क्लैरिटी दी है आपको। तो इज कंप्यूटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एंड फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, पहले साल का डेप्रिसिएशन हमने ओरिजिनल कॉस्ट पे निकाला, एंड फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स इट इज कंप्यूटेड ऑन रिस्पेक्टिव ओपनिंग WDB, यानी बिगिनिंग WDB। यानी कुल मिला के मैं अगर इसको बिल्कुल ही इन सिंपल वर्ड्स में अगर कहूं, तो फर्स्ट ईयर का जो हमारा डेप्रिसिएशन होगा वो हम निकालेंगे ओरिजिनल कॉस्ट पे। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स जब भी हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो जिस साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे उसके ओरिजिनल, सॉरी, उसके ओपनिंग WDB जो होंगे, उस पर हम लोग जो भी रेट दिया रहेगा उसको अप्लाई करेंगे। आगे चल के मैंने एग्जाम्पल कोट किया है, आपको क्लैरिटी काफी आ जाएगी। तो आप याद रखें कि डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर इज कंप्यूटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एंड फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स इट इज कंप्यूटेड ऑन देयर रिस्पेक्टिव ओपनिंग WDB। राइट, यस। तो ये हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट में देखो क्या लिखा कि एज सच अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन पर annum keeps on decreasing year after year। क्योंकि पहला साल आपने ओरिजिनल कॉस्ट पे निकाला है, सेकेंड ईयर ऑन ऑर्ड्स का डेप्रिसिएशन जो निकालोगे आप, वो उसके WDB पे निकालोगे, ओपनिंग WDB पे।
तो आप जानते हैं कि जो हम कॉस्ट होता है उसमें से जब डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमारा WDV आता है। तो जाहिर सी बात है पहले साल का डेप्रिसिएशन का अमाउंट ज्यादा होएगा, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन उससे कम होएगा, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन उससे कम होएगा। मतलब ये हुआ कि इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि इस मेथड में डेप्रिसिएशन जो है वो हर साल धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाता है। उसी को लिखा कि डेप्रिसिएशन पर annum कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। जबकि जो पिछला मेथड मैंने आपको पढ़ाया था उसमें क्या था कि डेप्रिसिएशन हर साल फिक्स होता था। रीजन क्या था उसका? क्योंकि उस मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल का हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट पे ही निकालते थे। जब सेम कॉस्ट पे सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हर साल का डेप्रिसिएशन सेम आएगा। तो 3 पॉइंट्स में हमने ये क्या कहा कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड्स में से ये भी एक मेथड है। इसमें हम लोग पहला साल ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालते हैं, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स उस साल के ओपनिंग WDV पे निकालते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। और इसीलिए इस मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल डिक्रीज करता चला जाता है। राइट, होप यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम शेयरिंग। राइट, अब इस चीज को सर आप एग्जाम्पल से समझा दो ताकि हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझ के ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सके। तो देखो मैंने आपके लिए कि यहाँ पर एग्जाम्पल एक कोट किया है और हेडिंग बनाया मैंने इसका, लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। चलो समझते हैं इसको, एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग इसको समझते हैं। राइट, पहले मुझे ये इरेज करने दो, लेट मी डिलीट यार। अब देखो यहाँ पर, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। अब इसको आप क्वेश्चन में पढ़ता हूं, आप ध्यान से देखो इसको। राइट ना, या थोड़ा सा और आपके रडार में कर देता हूं इसको। हम्म। अब ये क्वेश्चन हम लोग रीड आउट करते हैं, आप इसको देखो। लिखा, ग्लोकल मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2012 अ मशीनरी कॉस्टिंग ₹25,000। कह रहा है 1 अक्टूबर 2012 को एक मशीनरी खरीदता है ग्लोकल मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड और वो खरीदने में 25,000 रुपए लगा देता है। A sum of ₹1,000 was spent upon its erection। जब वो मशीन अपने बिजनेस में लेके आता है तो बिफोर यूजिंग दैट मशीनरी पुट टू यूज उसने 1,000 रुपए और खर्च कर दिए, जिसको हम लोग ने इरेक्शन का नाम दिया। यहाँ पर मशीन आती है, उसको इंस्टॉल करते हो आप, तो जो इंस्टॉलेशन का एक्सपेंसेस वगैरह होता है उसी को हम लोग इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग कहते हैं। यहाँ पे नाम उसका इरेक्शन दिया हुआ है। बहरहाल मशीन को यूज में लाने से पहले यू मेड 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। द फर्स्ट एक्सपेंडिचर इज परचेज प्राइस दैट इज 25,000 एंड द सेकेंड वन इज इरेक्शन कॉस्ट दैट इज 1,000। पहला 25,000 रुपया आपने लगा दिया उसको खरीदने में, और सेकेंड जो 1,000 रुपया आपने लगाया उसको इंस्टॉल करने में। अब मशीन आपकी रेडी हो गई यूज होने के लिए। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था, कि कॉस्ट का मतलब होता है ऑल एक्सपेंडिचर मेड टिल द टाइम एन एसेट इज पुट टू यूज। ऑल एक्सपेंडिचर मेड टिल द टाइम एन एसेट इज पुट टू यूज। सारे एक्सपेंसेस, सारे खर्च, सारे अखराजात जो किए जाते हैं उस वक्त तक जब तक कि एक एसेट हमारे यूज में नहीं आ जाता, उस सारे एक्सपेंडिचर को एक साथ जोड़ लो तो वो हमारा एसेट्स का कॉस्ट बन के निकल आता है। ठीक है, तो इस एतबार से देखो कि 25,000 तुमने खरीदने में लगा दिया, 1,000 तुमने इरेक्शन पे लगा दिया, तो टोटल खर्च कितना हो गया तुम्हारा? 26,000। बराबर, आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर annum। 10% के रेट से डेप्रिसिएशन देना है। भाई मेथड कौन सा? तो लिख रहा है ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मेथड जो फॉलो करना है वो डिमिनिशिंग बैलेंस, यानी जो हम लोग अभी डील कर रहे हैं जिसको WDV मेथड भी कहते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आगे लिखा कि द कंपनी क्लोजेज इट्स बुक्स एवरी ईयर ऑन 31 मार्च यानी 31 मार्च। तो हमने परचेज किया है 1 अक्टूबर 2012 को, 31 मार्च को हमारा ये क्या हो जाएगा,
हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, बराबर है, यस। तो आगे लिख रहा है what will be the amount of depreciation for the year ended 31st March 2013, 2014 and 2015। 2013, 2014, 2015 का डेप्रिसिएशन कितना होएगा, ये हम लोग से पूछा। तो एक तो पहला साल जो हम लोग का है अक्टूबर में खरीदा 12 में, अक्टूबर 12, तो 12-13 पहला साल हो गया, इसलिए पहला 13 लिखा। फिर सेकेंड ईयर उसका हो गया 13-14, थर्ड ईयर हो गया 14-15। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से देखना है, 26,000 रुपये कॉस्ट लगे हैं, 10% का रेट है। चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो कम टू द सोल्यूशन, मैं आपको सोल्यूशन इसका दिखाता हूँ। ठीक है, लेट मी इरेज ऑल दीज थिंग्स। या देखो यहाँ पर, अब मैंने बहुत ही इसको इजी वर्ड में आपको समझाया है। अब देखो, मैं इस बात का क्लेम करता हूँ कि थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग अगर आप रखते हैं तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने कहा कि 1 अक्टूबर 2012 को आपने चूंकि मशीन खरीदी है, तो परचेज कॉस्ट आपने 25,000 रुपये लगा दिया, पहला। इरेक्शन को मैंने यहाँ ऐड करके दिखाया, क्योंकि इसके बगैर मशीनरी पुट टू यूज नहीं हो सकता, काम में नहीं आ सकता। तो अब देखो कि 25 और एक जोड़ के टोटल कॉस्ट जो मैंने यहां लगाया, ये 26,000। ये 26,000 का जो कॉस्ट है बेटा, यही आपका डेप्रिसिएशन का कॉस्ट, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बेस बनेगा। नहीं, ऑल एक्सपेंडिचर टिल द टाइम एन एसेट इज पुट टू यूज, वो हमारा कॉस्ट बनाता है। तो देखो 26,000 हो गया। तो अब फर्स्ट ईयर इसका जो है, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हम लोगों ने बात कर रखी है कि कॉस्ट पे निकालते हैं। और फर्स्ट ईयर में चूंकि 1 अक्टूबर को हमने इसको खरीदा, यहां से लेके 31 मार्च 2013 जो साल खत्म होगा, वहां में देखो 6 महीने का डिफरेंस है, 6 महीने का फर्क है। यानी पहले साल में हम 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ठीक है, और वो कॉस्ट पे निकलेगा। तो देखो नीचे में मैंने लिखा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2012 एंड 13। ओरिजिनल कॉस्ट ले लिया 26,000 रुपए, और उस पे 10% का मैंने रेट लगा दिया जो पर annum है, और उस पे 6/12 इसलिए मैंने किया कि ये रेट 10% पर annum है, लेकिन हम लोगों ने तो यूज सिर्फ 6 महीना किया, इसलिए 6/12 कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, और ये निकल के आ गया 1,300 रुपए, 1,300। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हमारा 1,300 रुपया निकल गया। होप यू अंडरस्टैंड, राइट, यस। मजा मजा तो आएगा सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। तो हम लोग सेकेंड ईयर में आते हैं और देखते हैं कि वहां पे डेप्रिसिएशन इस मेथड में कैसा निकाला गया, राइट, यस। तो कम टू द नेक्स्ट, यस। तो फर्स्ट लेट मी इरेज इट, एंड आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये फर्स्ट ईयर का हो गया हम लोग का। अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड। कहाँ गया नेक्स्ट स्लाइड, ये है, यस सर। अब देखो इसमें मैंने आपको दिखाया है, एक सेकेंड सॉरी। ये डेप्रिसिएशन जो हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर, ये देखो लिखा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 13-14, इसका हेडिंग देखो। और यहाँ पे देखो आप लिखा कि चूंकि हम लोगों ने मशीन को खरीदा था 1 अक्टूबर 2012 को, 6 महीने गुजर चुके हैं, न्यू ईयर स्टार्ट हो गया। तो पहला था हमारा 12-13, यानी 31 मार्च 2012 को खत्म हो गया। तो न्यू ईयर इज गोइंग टू स्टार्ट April 1, 2013, April 1, 2013। तो April 1, 2013 को सबसे पहले हम लोग WDV निकालेंगे। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि सर WDV जो है हमारा, वो क्या होने जा रहा है, बेस होने जा रहा है इस साल का डेप्रिसिएशन निकालने का। क्योंकि सर आपने पहले ही कह दिया कि फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन इस मेथड में कॉस्ट पे निकलता है, और सेकेंड ईयर का रिस्पेक्टिव WDV पे निकलता है। तो रिस्पेक्टिव WDV का मतलब यह है कि जिस साल का आप डेप्रिसिएशन निकालोगे, उस साल के ओपनिंग WDV पे निकलेगा डेप्रिसिएशन। इसलिए हमारी ड्यूटी यह है कि पहले ओपनिंग WDV निकाला जाए। तो 1 अप्रैल 2013 का WDV मैं फाइंड आउट कर रहा हूं।
तो देखो इसमें 26,000 रुपये मेरा कॉस्ट था और अब तक का जो मेरा डेप्रिसिएशन हो गया वो 1,300 रुपये का हो गया। अब तक जो 6 महीने का डेप्रिसिएशन हमने निकाला वो 1,300 निकाला। तो इसीलिए कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया और ये जो 24,700 का फिगर आया ये हमारा क्या हो गया, WDB ऑन 1 अप्रैल 2013। ठीक है, ये हो गया। अब ये 24,700 इस पूरे साल यूज होगा। अब ये पूरा साल जो यूज होगा इस पर हम लोग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% निकालेंगे। तो देखो यहां लिखा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2013 एंड 14 और उसको हम लोग निकाला 24,700, उसका WDB ले लिया और फिर जो रेट है 10% मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ गया 2,470। 2,470 2,470 रुपये इस साल का डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है ना, ये हम लोगों ने आपको निकाल दिया यहाँ पर। अब आप आगे देखो यहाँ पर, ये सॉरी यहाँ पे मैंने एक सेकेंड, ये थर्ड ईयर नहीं है, ये सेकेंड ईयर है। एक सेकेंड, लेट मी करेक्टिफाई इट, दिस इज सेकेंड ईयर बेटा। यहाँ नोट में मैंने थर्ड गलती से निकाल दिया, स्लिप ऑफ पेन हो गया। तो यहाँ लिखा कि नोट करके मैंने डाल दिया, हालांकि वो आप समझ रहे हैं फिर भी, क्योंकि मैं मानता हूं कि बाद में कभी आप वीडियो देखो तो आपको ये सारी चीजें याद रहे। इट इज द सेकेंड ईयर, हैंस डेप्रिसिएशन हैज बीन कंप्यूटेड ऑन ओपनिंग WDB। क्योंकि ये सेकेंड ईयर है इसलिए इस साल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन नहीं निकाला गया, इस साल किस पे निकाला गया, WDB पे निकाला गया। होप यू गॉट द आंसर या। तो बहरहाल ये हमारा हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि 12-13 का हो गया, 13-14 का हो गया, अब 14-15 में चलते हैं, लास्ट ईयर में चलते हैं। तो पहले मैं इसको इरेज कर लूँ, फिर हम लोग लास्ट ईयर का देखते हैं कि लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हमारा कैसा होता है। राइट, यस, एक सेकेंड यार, एक कॉल आ गई। या ज्योत्सना, या हेलो। कैन आई कॉल यू बैक आफ्टर 30 मिनट्स? या एक्चुअली मैं एक ऑनलाइन लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो आप देख लो यहाँ पर आ गया। अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे, राइट। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि वहां पे हमारा कैसा है। अब देखो यहाँ पर प्लीज क्या लिखा, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2014 एंड 15, राइट है, यस। अब इसके लिए हम लोग काम करना शुरू करेंगे, एक सेकेंड प्लीज। तो अब देखो यहाँ पर, तो ऑलरेडी लास्ट आपने देखा कि 2013-14 एंड 13-14 तक हमारा जो WDB था वो ऑलरेडी हमारा पहुंच चुका था कहाँ पे, आपने देखा था कि वो आ गया था आपका 24,700, राइट। फिर हमने 2,470 का डेप्रिसिएशन किया था लास्ट में, पिछले साल का 1 अप्रैल 2013 का हमारा WDB कितना था, 24,700। फिर हमने लास्ट ईयर हमारा डेप्रिसिएशन कितना बना था, 2,470 का। तो उसको जब मैंने यहां से डिडक्ट किया तो ये जो 22,230 रुपए आ गए, ये इस साल का ओपनिंग WDB हो गया, यानी 1 अप्रैल 2014 का। तो इस साल का जो डेप्रिसिएशन जो निकलेगा वो इस पर निकलेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव। तो रिस्पेक्टिव WDB का मतलब मेरा यही था कि जिस साल का आप डेप्रिसिएशन निकालो उस साल के ओपनिंग WDB पे। तो चूंकि हम 14-15 का निकाल रहे हैं इसलिए हमारा रिस्पेक्टिव WDB क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2014 का। तो 22,230 का हमारा निकल गया ये WDB। अब इस पर हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे निकला डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2014 एंड 15 and I took the depreciation WDB 22,230 and multiplied by 10%, और हमारा कितना आ गया, 2,230 आ गया, 2,230 आ गया, 2,230 हमने इसके ओपनिंग WDB में निकाला। यहाँ देखो यही चीज मिस्टेक हुआ था, वहां मैं थर्ड ईयर लिख दिया था, यहाँ सेकेंड ईयर, ये बेसिकली ये है थर्ड ईयर। तो लेट मी करेक्टिफाई इट, या थर्ड ईयर।
तो देखो यहाँ पर भी वही बात, सेम बात लिखी मैंने कि इट इज द थर्ड ईयर हेंस डेप्रिसिएशन हैज बीन कंप्यूटेड ऑन ओपनिंग WDV। मैंने कहा पहला साल का डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन WDV पे, उसके अपने WDV पे, और थर्ड ईयर का भी डेप्रिसिएशन उसके अपने WDV। एक बात मैंने ये लिखी थी कि इस मेथड में हर साल का डेप्रिसिएशन ईयर बाय ईयर घटता चला जाता है। दैट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर दिस मेथड कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। ये बात मैंने आपको कही थी। तो आप खुद देखो कि फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन तो 6 महीने का था। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 6 महीने का था, तो 1300 रुपये आया था। अगर साल भर का करके देखो उसका, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर साल भर का निकालते तो पहले साल का डेप्रिसिएशन 2600। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन देखो कितना आया है, यहाँ पर देखो 2470। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन देखो तो कितना आया है, 2230। इसका मतलब यही मैं बोल रहा था कि इस मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है ईयर बाय ईयर वो फॉल करता चला जाता है। तो द फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 2600, सेकेंड ईयर 2470, 2470 जिसको कहेंगे, और थर्ड ईयर का 2230। तो होप यू अंडरस्टैंड द WDV मेथड। मैं फिर से एक बार बोल दूं कि WDV मेथड इज also called written down value method, barabar, yes. And it is also known as reducing balance method or diminishing balance method. Under this very method, depreciation of the first year is computed on original cost, and from second year onwards it is computed on the opening WDV of that year, right? This is why the amount of depreciation under this very method हर साल घटता चला जाता है। तो मैंने दो आपको मेथड्स दिखाए, एक SLM दिखाया और एक WDV दिखाया। दो मेथड आपने देख लिया। अब जो तीसरा हमारा शुरू हो रहा है, वो थर्ड पोर्शन जो मैंने रखा है डेप्रिसिएशन में, वो अब ये रखा है कि अगर मान लो कोई एसेट्स का सेल होता है, तो उस सेल के टाइम में आपकी जर्नल एंट्री क्या होती है, जो अक्सर बच्चों के सवाल होते हैं। कभी एसेट्स को आप प्रॉफिट पे बेचते हो यानी गेन पे, कभी लॉस पे बेचते हो। तो दोनों केसेस में जर्नल एंट्री कैसे होंगे और वो गेन या लॉस कैसे निकालते हैं, वो एक क्वेश्चन है स्टूडेंट के सामने। तो मैंने उस पर भी आपको इस वीडियो में मैंने क्लैरिफिकेशन दिया है। तो लेट अस मूव टू दैट स्लाइड एंड आई शो यू कि आप कैसे जब भी कोई सेल वेल होएगा तो आप कैसे निकालोगे उस चीज को आप। ठीक है, आप देखो यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर क्वेश्चन उठाया है, आप इसको देखो। यहाँ इससे आपको सारी बातें समझ में आ जाए। लिखा अ वैन वाज परचेज्ड ऑन 1st April 2010 फॉर ₹60,000 and 5,000 was spent on its repair and registration। कह रहा है कि एक वैन खरीदा गया 60,000 रुपए का, और उसको हम लोगों ने यूज में लाने से पहले 5,000 रुपये उसके रिपेयर पे खर्च किया, रजिस्ट्रेशन पे खर्च किया। यानी कुल मिला के ये बात बनी कि 60,000 रुपया खरीदने में और 5,000 रुपये उसके रिपेयर में मैंने खर्च कर दिया। तो दोनों जोड़ दिया जाए तो 65,000 मेरा खर्च हो गया बिफोर द वैन वाज पुट टू यूज। वैन को यूज में लाने से पहले का खर्च। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि दिस इज थंब रूल दैट ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर एन एसेट इज पुट टू यूज को हम लोग कैपिटलाइज कर देते हैं, जोड़ देते हैं, वो कॉस्ट बनाता है। अब ये रिपेयर का मतलब हो गया कि हो सकता है ये कि वैन सेकेंड हैंड, यार बेचने वाले के लिए सेकेंड हैंड है, खरीदने वाले के लिए तो हमेशा फर्स्ट हैंड ही है ना। तुम्हारे पास एक गाड़ी है, तुमने उठा के मेरे को बेच दिया, 5 साल तुमने यूज किया, वो तुम्हारे लिए पुरानी मशीन है, तुम्हारे लिए पुरानी गाड़ी है, लेकिन मैं तो पहली दफा खरीद रहा हूं ना, तो मेरे लिए तो नया ही है ना। इसलिए 60,000 ये परचेज कॉस्ट, 5,000 रिपेयर एंड रजिस्ट्रेशन के नाम पे, बहरहाल हमने 65,000 खर्च कर दिया। अब उसके बाद लिखता है ये कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को। अब कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2011 को इस वैन को हमने यूज करने के बाद बेच दिया। और मैंने खास कर यहाँ पर दो केस बनाए।
पहला केस में मैंने कहा कि ये 56,000 56,000 में बेचा गया, दूसरा केस मैंने बनाया कि ये 50,000 में बेचा गया, ताकि दोनों के केस में अलग अलग जर्नल एंट्री देखा जा सके। तो पूछ रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन मेथड, मान लो कि हम लोग SLM मेथड फॉलो कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का, इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज इज 10%, अगर डेप्रिसिएशन का रेट 10% है, तो कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग दैट बुक्स आर क्लोज ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। SLM मेथड फॉलो करना है, 10% रेट का डेप्रिसिएशन देना है, और हमारा साल 31st मार्च एवरी ईयर क्लोज होता है, और हमने पहली दफा मशीन को, वैन को यूज में डाला था 1 अप्रैल 2010 को, राइट। तो अब इसका हम लोग को हिसाब करना है, राइट ना। तो अब इसमें देखो, इसमें ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड होगा आपके लिए, क्योंकि इस टाइम में अक्सर स्टूडेंट गलत कर बैठते हैं। ऐसे तो डेप्रिसिएशन सब कोई निकाल लेता है, लेकिन जब उसकी सेल वेल के टाइम में जब आती है बात, तो स्टूडेंट स्टार्ट मिसिंग देयर, राइट। वहां पे दे स्टार्ट कमिटिंग एरर। तो आई जस्ट शो यू, यहाँ देखो सोल्यूशन करके मैंने हेडिंग बनाया, और मैंने क्या कहा, मैंने कहा सबसे पहले 1 अप्रैल 2010 को हमने क्या किया है, मशीन को खरीदा था, बना वैन को, तो वही लिखा मैंने, कॉस्ट ऑफ वैन 60,000 परचेज कॉस्ट, 5,000 रिपेयर, 65,000 लग गया ये कॉस्ट, नहीं, टिल द टाइम वैन was put to use, नहीं, वैन को यूज में डालने का उसको हमने लेके आ गया 65,000, बराबर है, यस। तो अब डेप्रिसिएशन निकालते हैं हम लोग 10-11 का। तो 1 अप्रैल को ये एक्वायर किया गया था, तो जाहिर है कि पूरे साल भर का हमारा डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ लिखा 65,000, और उसमें 10% से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना निकल गया, 6,500, 6,500 निकल गया, 6,500। अब बस मैंने एक जर्नल एंट्री दिखा दिया, ये पहले से भी आप जानते हैं, मेरा तो मेन पर्पस है इस क्वेश्चन को बताने का, कि ताकि आपको सेल के टाइम का एंट्री समझा सकूं। लेकिन फिर भी क्योंकि सेल नेक्स्ट ईयर हो रहा है, तो इस ईयर में सिर्फ मैंने एक डेप्रिसिएशन की एंट्री करके दिखा दिया कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 6,500 टू वैन अकाउंट 6,500, ये इसका डेप्रिसिएशन का है। और अगर इसका नेक्स्ट एंट्री आप करते, तो वो आप लिखते पीएल अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट 6,500 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते, और फिर लिखते आप टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, नहीं, यहाँ पे 6,500 आप डाल देते। ये नेक्स्ट नेक्स्ट अब अगर जनरल एंट्री करते, तो कमिंग ईयर में ये 6 महीने के बाद बिक रहा है ये वैन, तब देखते हैं कि जर्नल एंट्री कैसा बनेगा। उसमें भी 2 केस बनाया है, एक में कुछ सेल प्रोसीड्स है, दूसरे में कुछ सेल प्रोसीड्स है। तो चलो उसको देखते हैं, क्योंकि हम लोग तो उसी के लिए क्वेश्चन देख रहे हैं, राइट ना, यस। तो आइए हम उसको सेल करते हैं, राइट, यस। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग चलते हैं। देखो यहाँ पर ईयर 2011-12 तो चल ही रहा है। अब इसमें सबसे पहले जब मैंने इसको सेल किया, तो एक बात याद रखो, मेरी बात अच्छे से, कि जब कभी तुम डेप्रिसिएशन बना रहे हो, जब तुम्हारे किसी भी एसेट्स का सेल होता है, एक्सचेंज होता है, या अगर एक्सीडेंट होता है, कुछ भी ऐसा होता है अगर, तो सबसे पहली ड्यूटी आपकी यह है कि उस ईयर की ओपनिंग WDV निकाली जाए। ये एज अ मैटर ऑफ ना फैक्ट या थंब रूल आप मान के चलो, कि बाद में क्या होना है देखा जाएगा, पहला हम ओपनिंग WDV निकालें। तो आई हैव ट्राइड टू फाइंड आउट दैट। तो आप यहां पर देखो कि मैंने उसको निकालने की कोशिश की है। तो एक सेकेंड प्लीज, एक सॉरी सॉरी, वो स्लाइड थोड़ा इधर हो गई। हाँ, तो अब आप देखो यहाँ पर कि एक सेकंड, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ, हो सकता है आपको नहीं दिखे। हाँ, अब यहाँ देखो कि 1 अप्रैल 2011 को मैंने इसका ओपनिंग WDV निकाला। हमने एसेट्स कब खरीदा था, याद करो, 1 अप्रैल 2010 को। कब, कितना में, 65,000।
अब मैंने इस वैन पे पिछला साल यूज किया तो 6,500 6,500 का डेप्रिसिएशन हो, तो उसको माइनस जब मैंने कर दिया कॉस्ट में से तो 58,500 आया। ये ओपनिंग WDV निकल गया इस साल का, यहाँ का ओपनिंग WDV निकल गया इस साल का। तो यानी ये 58,500 रुपये हमारा हो गया। अब सुन, अब मैं साल 2011-12 का डेप्रिसिएशन निकालता हूं। तो चूंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड SLM फॉलो कर रहे हैं, तो आप SLM में जानते हो कि हमेशा हमारा डेप्रिसिएशन किस पे निकलता है बेटा, हमेशा हमारा निकलता है ये ओरिजिनल कॉस्ट पे। इसलिए मैंने यहां पर 65,000 लिया। अगर ये WDV होता मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता, तो मैं इस 65,000 की जगह पर क्या लेता, ये लेता 58,500। लेकिन चूंकि और ये हमारा SLM है, इसलिए 65,000 लिया, 10% से मल्टीप्लाई किया, ईयरली रेट है। चूंकि ये इस साल 6 महीने के यूज यानी 1 अक्टूबर 2011 को ही बिक जा रहा है, इसलिए मैंने 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, जो कि आया 3250 रुपए। तो अब जिस पहली चीज आपको क्या सिखाया था कि ओपनिंग WDV निकाल लेना, डेप्रिसिएशन तो खैर निकालोगे, ये तो अंडरस्टूड है। अब तुम्हें दूसरा काम ये करना होता है कि जिस डेट को सेल हो, एक्सचेंज हो, एक्सीडेंट हो, वट एवर द केस, उस डेट का WDV फाइंड आउट करना। जिस डेट पर जो भी इवेंट हो रहा है, उस डेट का आप क्या करोगे, WDV निकालोगे। एक तो ओपनिंग WDV निकाल लिया आपने, और फिर आप उस डेट का। तो हमारे केस में किस डेट को ये सेल हो रहा है, 1 अक्टूबर 2011 को हो रहा है। तो देखो मैंने WDV आज का निकाला है। कैसे निकाला, जो ऑलरेडी ओपनिंग WDV है 58,500, उसमें जो मेरा डेप्रिसिएशन ये हो गया 6 महीने में, मैंने उसको माइनस कर दिया, यहां पर डिडक्ट कर दिया। तो अब ये कितना आ गया, 55,250, 55,250। आज का ये मेरा डेप्रिसिएशन है, ये सॉरी WDV है आज का। यानी दुनिया की नजर में इसका वैल्यू जो भी हो, मेरी नजर में इसका वैल्यू 55,250 है। WDV का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ एन एसेट इन द आईज ऑफ द यूजर, दैट इज द बिजनेस। तो बिजनेस की नजर में ये 55,250 का है। अब ये बेचने जाएगा दुनिया को, तो दुनिया कितना देगी वो तो आपके और उसके बीच में एक निगोशिएशन पे डिपेंड करता है। तो बहरहाल ये जो 6 महीने का 3250 का डेप्रिसिएशन हो गया, अगर मैं इसका जर्नल करता तो फिर वही करता, चूंकि आप जान चुके हैं मैंने इसलिए नहीं किया यहां पर। मैं ऐसे करता तो क्या लिखता, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 3250, और यहां लिखता टू वैन अकाउंट 3250। ये अगर डेप्रिसिएशन हम करता, एंट्री करता, तो ये मैं लिखता यहां पर। लेकिन चूंकि ये जान रहे हैं आपकी डेप्रिसिएशन का एंट्री का, ये एंट्री कब हो रहा है, सॉरी 1 अक्टूबर, नहीं, हाँ ठीक है, 1 अक्टूबर 2011 की एंट्री है। अब आ जाओ, और अब देखो मैंने यहां पर उस सेल को जब किया तो दो केस बनाया था। तो पहला केस मैंने पहले डील किया है। पहले केस में हमने ये उठाया था कि इसका सेल प्रोसीड्स जब मैंने मार्केट में बेचा तो ये 56,000 में बिक गया, 56,000 रुपए में बिक गया। तो तुम बताओ, मेरी नजर में ये 55,250 का था, पहले मैंने बोल दिया कि WDV का मतलब होता है मेरी नजर में इसका वैल्यू कितना है, तो 55,250। जब मैंने इसको सेल किया तो 56,000 में बिक गया है, यानी जितना मैं सोचता था कि इसका वैल्यू उससे ज्यादा में बिक गया। तो when you sell something at higher price, you feel a gain, you feel a profit। नहीं, तो देखो यहां पर मैंने लिखा सेल प्रोसीड्स 56,000, WDV 55,250। जाहिर सी बात है ये बिक गया हमारा कुछ ज्यादा में। कितना ज्यादा में बिका, 750 में। तो ये मेरे लिए प्रॉफिट्स हो गया, ये मेरे लिए गेन हो गया। अकाउंटिंग में हम लोग इसको प्रॉफिट लिख लेते हैं, लेकिन सही मायनों में इसको गेन कहना चाहिए, गेन। तो अब ये एक अलग मुद्दा है कि प्रॉफिट क्या है, गेन क्या है, उस पर मैं अभी जाना नहीं चाहता हूं। इसलिए मैंने ऑब्लिक करके दोनों लिख दिया। तो 750 रुपये का मेरा एक प्रॉफिट बन के, गेन बन के आ गया। ये हो गया घटना। अब इसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले मैंने पैसा कितना आया, 56,000। तो देखो मैंने यहां पर क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट 56,000, ये मेरा पैसा आया।
बैंक अकाउंट डेबिट 56,000। उसके बाद मैंने लिखा टू वैन अकाउंट 56,000। तुम कहोगे सर वैन तो आपका WDB 55,250 का है, आपने 56,000 से क्रेडिट कर दिया। तो देख, ये एंट्री थोड़ा सा अपना टेक्निकली करना पड़ता है। जब भी गेन का केस हो, तो जितना में बिका उतना ही का पहले एंट्री करना तुम। जब भी गेन का केस हो, तो जब भी एंट्री करना तो उतना ही, यानी कि जितना में वो बिका है उसी पर एसेट्स की एंट्री करना। बाद में नेक्स्ट एंट्री करके उसको हम लोग करेक्टिफाई कर लेते हैं। ये तरीका होता है, अदरवाइज पोस्टिंग के टाइम में आपको मसला आ जाएगा। जब लेजर बनाओगे इसका तो प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए इस बात को समझो आप। तो बैंक अकाउंट डेबिट 56,000 लिखा, टू वैन अकाउंट 56,000। हालांकि वैन हमारा 55,250 का है। तो सर वैन तो ज्यादा हो गया, यहाँ पर आपने क्रेडिट कर दिया 750 से। अच्छा ठीक है, अकाउंटिंग में क्रेडिट को घटाना हो तो डेबिट करो, डेबिट को घटाना है तो क्रेडिट करो। तो वैन को मैंने 750 रुपया से ज्यादा से मैंने क्रेडिट कर दिया, तब इसको मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसलिए देखो नेक्स्ट एंट्री में देखो मैंने क्या लिखा, वैन अकाउंट डेबिट 750। तो यहाँ क्रेडिट हो गया, यहाँ डेबिट हो गया। तो क्रेडिट डेबिट जब आप होता है ना, तो एक दूसरे को ये प्लस माइनस वाला गेम चलता है। प्लस जैसे प्लस को घटाना हो तो माइनस करना पड़ता है, उसी तरह से क्रेडिट को घटाना हो तो डेबिट करना पड़ता है। तो मैंने 56,000 से क्रेडिट किया था, इसलिए 750 से डेबिट करके उसको कम कर दिया। अब ये 55,250 पे आ गया। अब सवाल है कि डेबिट तो हो गया, जर्नल एंट्री कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है वो यही है, ये प्रॉफिट 750 का गेन। तो देखो नीचे मैंने क्या वर्ड यूज किया, टू प्रॉफिट्स या गेन्स, दोनों में कुछ भी लिखें आप, ऑन सेल ऑफ वैन अकाउंट 750। बहुत लोग इसको डायरेक्ट टू PL अकाउंट लिख देते हैं, वो भी अपनी जगह पर 100% सही है। अगर आप यहां पर टू PL अकाउंट भी लिख दें तो भी चलेगा, लेकिन मेरा मानना है कि पहले आप प्रॉफिट एंड गेन्स अकाउंट को क्रेडिट कीजिए, फिर नेक्स्ट में इसको डेबिट करके आप वहां पर फिर से PL अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए, तो ज्यादा प्रॉपर अकाउंटिंग ये माना जाएगा। ठीक है, तो आपने इससे क्या सीखा, मैं एक बार क्लीन करके आपको फिर से बता देता हूं कि जब भी प्रॉफिट का केस आए, जब भी सेल करे एसेट, ओपनिंग WDB निकाल लो, फिर जिस डेट को आप सेल कर रहे हो उस डेट का WDB निकाल लो, फिर जिस डेट को सेल कर रहे हो उस जिसका WDB सेल प्रोसीड से कंपेयर करो। अगर मेरा सेल प्रोसीड से WDB से ज्यादा निकल गया तो गेन का केस बनेगा। जब भी गेन आए तो आप एसेट्स की एंट्री सेल प्रोसीड्स पे करो, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू वैन अकाउंट, फिर उस वैन जो भी एसेट्स है उसको डेबिट करो और जितना भी गेन या प्रॉफिट हुआ उसको क्रेडिट कर लो। होप यू अंडरस्टैंड, होप यू अंडरस्टैंड, यस। अब सेकंड वाले केस में आओ, कि सेकंड वाले केस में देखते हैं क्या हुआ। तो पहले ये जो सा ये है इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, एंड द लास्ट वन, लास्ट वन बेटा, लास्ट वन, थोड़ा पेशेंस रखो। देखो सेकंड वाले केस में क्या हुआ कि मेरा सेल प्रोसीड कितने का था, 50,000 का। WDB ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग, 55,250। इस बार गेम पलट गया, इस बार हमारा एसेट्स है ज्यादा का और हमें मिला है कम। हमारी नजर में ये था 55,250 का, और इन लोगों ने मात्र हमको पैसा कितना दिया बेटा, 50,000। तो लॉस ऑन वैन हो गया हमारा कितना, 52,000, सॉरी 5,250, 5250 रुपए। यानी हमारी नजर में 55,250 का था, दुनिया ने हमको सिर्फ 50 रुपया दिया, तो लॉस का केस आ गया। तो जब भी सेल के टाइम में अगर लॉस हो जाए, तब उस वक्त वैन यानी एसेट्स जो है अपने ओरिजिनल यानी कि अपने WDB पर ट्रीट होता है, क्रेडिट होता है। तो देखो 50,000 रुपये का बैंक आया, उसको मैंने डेबिट कर दिया, मेरा लॉस हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता था लॉस ऑन सेल ऑफ वैन, जैसे ऊपर में लिखा है, लेकिन मैंने डायरेक्ट PL में डाल दिया। लॉस को डायरेक्ट PL में डाल देना एक कॉमन प्रैक्टिस है। तो मैंने PL अकाउंट डेबिट यहाँ 5,250 लिख दिया, और टू वैन अकाउंट 55,250 आपको लिख दिया, राइट, यस। तो ये लॉस के केस में है। तो एक गेन का केस ले लिया, एक लॉस का केस ले लिया। तो जब भी आपके सामने जब भी सेल होना है तो कुछ बातें याद रखो, ओपनिंग WDB निकालना, फिर जिस डेट को या इनकरेंस हो रहा है, इवेंट हो रहा है, ऑकरेंस हो रहा है, उस डेट का WDB निकालना, फिर कंपेयर करना। अगर सेल प्रोसीड ज्यादा हो गया WDB से तो गेन का केस आएगा,
सेल प्रोसीड WDV से कम आ गया तो हमारा लॉस का केस आएगा। अब इसका आगे जो, अब इसके बाद से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, एक्सीडेंट का, एक्सचेंज का, उसके अलावा चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड का, इसको बहुत सारे हैं। तो अगर वो नीड होगी तो आप कमेंट में बताना कि या इससे जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट में बताना, फिर मैं उस पर फर्दर आपको वीडियो बना के दूंगा। होप यू एंजॉयड, होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, बाय बाय।